मूव ऑन टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। अभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में बहुत अलग अलग तरीके से ऐसे मॉलिक्यूल बना सकते हैं। वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं है इन सबको क्लास में कराने की, क्योंकि मुझे लगता है जो बातें मैंने बता दी हैं आप लोगों को अब तक, उससे आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो एक बार इन सभी को लिखिए और मुझे बताइए कि ये एरोमेटिक इनमें से कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। एक बार इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए। फर्स्ट कंपाउंड इज दिस। क्या ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो सब sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये sp2 है लेकिन इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि जो p ऑर्बिटल है उसका यूज़ करते हुए इसने ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। तो लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हम पहले भी देख चुके हैं, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने पे। इससे दोनों का फायदा है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैप्पी विद द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पॉजिटिव चार्ज आने पर इट बिकम्स अ सिस्टम जिसमें p ऑर्बिटल खाली हो गया है। नाउ द एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो दिस बिकम्स एन एरोमेटिक कंपाउंड विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरोन के पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं। बोरोन के पास एक परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल खाली है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इन सब के पास यहाँ पर एक इस तरीके से p ऑर्बिटल है। डीलोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएगा। दैट इज वाई ये भी एरोमेटिक है। इसमें चेक करते हैं। तो यानी इन क्वेश्चंस को करने से हमें थोड़ा थोड़ा ये आइडिया लग रहा है कि जहाँ भी डबल बॉन्ड O होगा उसको तुम एक बार ऐसे करके चेक करोगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और एम्प्टी कार्बन होते ही उसके पास p ऑर्बिटल एम्प्टी अवेलेबल हो जाता है। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा जो इसी प्लेन में हो गया जिसमें रिंग है, एक p ऑर्बिटल इस तरफ होगा और उसमें लोन पेयर है, यानी ये वाला दूसरा लोन पेयर जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है रेजोनेंस में। दैट मीन्स सबके पास एक एक p ऑर्बिटल और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इट ऑल्सो बिकम्स एरोमेटिक। दिस नेम इज अल्फा पायरोन। इसके बारे में बताएंगे सभी बच्चे, तुमने कर ही लिया होगा और विद एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों है, किसका लोन पेयर कहाँ है, किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, सो दैट कि जब हम आंसर कर रहे हो हम टोटली सेटिस्फाइड हो। अब देखो, इस नाइट्रोजन का जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो लोन पेयर इसी रिंग के प्लेन में है। अगर ये बोर्ड के प्लेन में है तो लोन पेयर भी होगा। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसी प्लेन में होगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस प्लेन में होगा। इसके पास लोन पेयर है, इस प्लेन में होगा। इसके पास 2 लोन पेयर है। एक तो नेगेटिव चार्ज, भाई 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास। मान लो एक इस तरफ है प्लेन में, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ होगा? इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर आ रहा है p ऑर्बिटल। अब मैं इसको बना तो नहीं सकता, इतना सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिलेगा। परपेंडिकुलर वाले p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किए हैं, अपना p ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन। इसका परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल, परपेंडिकुलर p एंड p, इन सभी ने अपने p ऑर्बिटल कंप्लीट साइक्लिक डीलोकेशन के लिए अवेलेबल करवा दी है। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, 2 and 2 4 and 2 6 हो गए। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। नाउ जंप ऑन टू दिस। इनके कार्बन 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 नाइट्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर है जो कि अगर Me को यहाँ रखेगा, लोन पेयर को इस वाले परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल में रखेगा, सो दैट डीलोकेशन में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। पेपर में क्वेश्चन जरूरी थोड़ा ये वो बोलेंगे क्या ये वाला लोन पेयर हाइब्रिडेशन में, सॉरी क्या डीलोकेशन में इन्वॉल्व है? नहीं है। तो sp2 है तो इधर आ जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि sp2 का मतलब है ट्रायंगुलर प्लेनर, 2 बॉन्ड इधर एक इधर। ठीक है, अब ये भी sp2 है तो इसका लोन पेयर इधर, इसका लोन पेयर इधर। तो पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये है 2 4 और 6। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। दिस इज pyrimidine, दिस इज पायराजोल। तो इसका मतलब अब मैं तुम्हें पूरा कंप्लीट समझा सकता हूँ बेटा कि व्हाट इज हकल्स रूल। आज मैं पूरी कहानी तुम्हारे सामने बोलूँगा तो आज तुम लायक हुए समझने के कि व्हाट इज हकल रूल। और जो हकल रूल को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहे जाते हैं। हकल रूल में जो वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं उनको जरा ध्यान से समझ लेना। हकल रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल द सिस्टम शुड बी प्लेनर। प्लेनर होने का रीज़न हकल ने यही दिया था कि जो ओवरलैपिंग हो ऑर्बिटल्स की वो हो सके। कोई भी प्लेन से बाहर चला जाएगा तो जो कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन है वो हो नहीं पाएगा। तो प्लेनर, फुली कॉन्जुगेटेड। फुली कॉन्जुगेटेड का मतलब यही है कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहे। थर्ड पॉइंट, मोनोसाइक्लिक। जैसे कि एक ये रिंग है, एक रिंग है। बहुत सारे लोग नेप्थलीन समझते हो, 2 बेंजीन जुड़ी होती है, या फिर जो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होते हैं उनमें भी हकल रूल को ऐसे ही अप्लाई करते हैं जैसे हकल्स ने सब कुछ कहा हो कि दुनिया में कहीं भी लगा दो इसे।
तो ये गड़बड़ लोग करने लगते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, इसको सभी 99% लोग इसको मिस कर देते हैं। वो कहीं भी इस रूल को अप्लाई करने लगते हैं। दिस रूल जो है वो मोनोसाइक्लिक सिस्टम के लिए है। जो इससे ज़्यादा वाले होते हैं उनमें ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं भी आ सकते हैं, तो वहाँ कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो हम देख लेंगे बाद में। लेकिन मैंने आज बता दी किसके लिए है, मोनोसाइक्लिक के लिए है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर मैं पूछूं ऐसा क्यों, तो तुम आज अपने जो भी तुमसे कोई पूछेगा तो तुम बताओगे सर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन से ही उसके बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल सभी फिल्ड होते हैं। या तो तुम एमओ डायग्राम बना के समझा सकते हो, या नॉर्मली छोटी क्लासेस में कोई पूछने वाला भी नहीं है। अच्छा, इसमें मैंने आगे एक बात और लिखी है कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए विद क्लोज्ड शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लोज्ड शेल मतलब पेयरिंग, इसीलिए मैंने कहा था वो कंपाउंड डायमैग्नेटिक होंगे, सारे के सारे पेयर्ड होंगे, ऑल इन बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल, यानी सारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बीएमओ को फुल करते हुए हों। हालांकि नॉन बॉन्डिंग में भी हो सकते हैं पर एंटी बॉन्डिंग में नहीं होने चाहिए। तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ हाकल रूल्स। अब हम बात करते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जिनके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन हैं उन सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जो हमारे पास आ जाता है वो है, सबसे पहले एक न्यूट्रल सिस्टम की बात करते हैं। देख लो, इसको बोलते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। इस कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो बताओ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो हम जानते हैं सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सबके पास एक p ऑर्बिटल है जो कि कॉन्जुगेशन रास्ता डीलोकलाइजेशन के लिए बना रखा होगा, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था। लेकिन दिस इज नॉट एंटी एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक। रीजन मैंने एक बात समझाई थी जो तुम्हें कहा भी था, नोट करके लिख लेना, नहीं लिखे तो अब भी लिख लेना, कि 8 या 8 से ज़्यादा वाले कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते हैं। रीज़न ये होता है कि जब रिंग छोटी होती है, 4 मेंबर्ड वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसकी मजबूरी थी बेचारे को यहाँ पी ऑर्बिटल को कॉन्जुगेशन में रखना और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बने रहे उसमें, तो बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो एंटी एरोमेटिक जो है हम अच्छे से समझते हैं, वो थोड़े से अनस्टेबल हो जाते हैं। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, लिख लेना, एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटी एरोमेटिक जो है सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं। किसी भी रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो वो रिएक्शन उस पाथवे को जनरली फॉलो नहीं करेगी। हम आगे देखेंगे बातें क्यों। कोई भी अगर पॉसिबिलिटी है तो कोई भी कभी भी एंटी एरोमेटिक इंटरमीडिएट नहीं बनाना चाहता। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में अगर इंटरमीडिएट जो है एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो कंपाउंड तो वो वाला पाथवे फॉलो नहीं होता है। इनको कई जगह क्वेश्चन में यूज़ किया जाएगा। मेरी सारी बातें ध्यान से सुनो, वो किसी ना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए नजर आएगी फ्यूचर में। लेकिन जैसे ही रिंग का साइज बड़ा हो जाता है, 8 या 8 से ज़्यादा हो जाता है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे एक प्लेन में ही रहें। अब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो 2 एल्कीन है मान लो प्लेन से ऊपर जा सकती हैं इस तरीके से, ये वाला टब शेप इसकी हो जाती है, तो ये नॉर्मल एल्कीन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब इसमें तुम्हें बात ध्यान रखनी है, अगर नोट करके दोनों पॉइंट लिखिए, 8 या 8 से ज़्यादा वाला कभी भी एंटी एरोमैग्नेटिक नहीं होगा। अगर वो 4n पाई को फॉलो कर इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो करता हो, वो हमेशा कैसे हो जाएंगे, सारे के सारे नॉन एरोमेटिक। इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें सारे का अब यानी कि डीलोकलाइजेशन है ही नहीं। डीलोकलाइजेशन अगर है ही नहीं तो इसका मतलब इसमें सारी की सारी बॉन्ड लेंथ भी सेम नहीं होगी। लिख लेना, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल। तो जैसे बेंजीन में हम कितने मजे से बताते थे, देखो बेटा, देखो ये है बेंजीन रिंग। हम बोलते थे अगर एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है। कितनी बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है। बोलेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो तुम बोलते सर ये तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन की कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, डीलोकलाइजेशन है कंटिन्यूस। आप इधर भी बना सकते हो, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर मैं इसमें CH3 एक यहाँ लगाऊं और एक यहाँ लगाऊं, दूसरा कंपाउंड में बिल्कुल इसी तरीके से बनाऊं, 8 मेंबर रिंग, और एक CH3 जो है यहाँ, एक CH3 यहाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं है, उनकी फिक्स पोजीशन है। दैट इज वाई ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरी तरफ से। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो दिस सिस्टम 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी एक दिया था वो भी 10 पाई, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन यानी अब 10 पाई कम से कम भी 8 मेंबर्ड रिंग जो होगी ना,
वहीं से स्टार्ट होगा। मैं भी 8 मेंबर से स्टार्ट करता हूँ ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, हम रिंग्स को धीरे धीरे बड़ा करते जा रहे हैं। अब 6 मेंबर वाले के पास तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन कभी होंगे नहीं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है अगर 8 मेंबर्ड वाला हो, 2 4 6 8 की जगह नेगेटिव और नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव यहाँ भी दिखा सकते हैं, दूर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अभी पाई वो नहीं आया तो नेगेटिव इस पर भी आ सकता है, वो तो एग्जामिनर की मर्जी है, वो कैसे भी कर सकता है इस चीज़ को। तो अब पॉइंट ये है कि ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और sp2 सब होंगे, क्यों नहीं होंगे? प्लेनर होना चाहता है ये, और इसलिए होना चाहता है क्योंकि प्लेनर होने के बाद डिलोकेशन होगा, जिसकी वजह से कंपाउंड पे क्या आएगी? स्टेबिलिटी आएगी। दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला पॉसिबल है, डिलोकलाइजेशन हो रही होगी, डिलोकलाइजेशन समझ गए, तो एरोमेटिक। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया जाए, 10 मेंबर्स मोनोसाइक्लिक रिंग, तो ये 10 मेंबर रिंग है, और तुम्हें जैसे मैंने बताया कि सर क्या ये प्लेनर होनी जरूरी है, क्या प्लेन में आना चाहेंगे? आंसर इज यस, प्लेन में तो आना चाहेंगे, लेकिन इनकी प्रॉब्लम कौन क्रिएट करा? इसको देखो, ये sp2 हाइड्रोजनाइज्ड कार्बन है, तो इधर चला गया डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, सिमिलरली एक हाइड्रोजन इधर चला गया, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। अब ये जो 2 हाइड्रोजन हैं ये बहुत ज़्यादा आपस में स्टेरिकली रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड प्लेनैरिटी को लॉस कर देता है, और अगर प्लेनैरिटी का लूज हो जाएंगे प्लेनैरिटी, तो कंपाउंड बिकम्स नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ रही तुम्हें? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको याद रखना। 10 मेंबर्ड साइक्लिक मोनोसाइक्लिक रिंग है, ये नॉन एरोमेटिक हो जाती है, प्लेनैरिटी नहीं ला पाती है बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ दिस हाइड्रोजन। अगर इसको ही हम 10 एनिलीन भी कहते हैं, एन्यूलिन। अब 10 एन्यूलिन का मतलब है 10 रिप्रेजेंट कर, जो ब्रैकेट में लिखा होता है नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 एनिलीन। यहाँ से हम एक और बात पे आगे चल सकते हैं कि सर ये एनिलीन क्या होते हैं, क्यों ना यहीं से इनको पकड़ लिया जाए और एनिलीन को आगे पढ़ा जाए। तो एनिलीन जो होते हैं वो इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, प्लस दूसरी बात मोनोसाइक्लिक है। दोनों कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट में हम हमेशा लिखते हैं कि ब्रैकेट में नंबर 4 हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 6 8 10, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर इसका नाम मुझे देना होगा तो एनिलीन क्या है, कितने कार्बन है इसके पास? 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 10 होंगे। तो एनिलीन 10 है, ये एनिलीन 12 है, ये 14 है, 16 है, 18 है एंड 20 है। मैंने बना दिया है, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है इनमें, तुम्हें ये बातें समझनी है। पेपर में क्वेश्चन हो सकता है 18 एनिलीन जो है वो बताओ एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहली बात करते हैं, मैंने इसी को समझाया है। दिस कंपाउंड 10 एनिलीन जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सेटिस्फाई कर रहा है हकल्स रूल को, तो इसलिए इट शुड बी एरोमेटिक। लेकिन मैंने अभी समझाया इसको हमेशा ऐसे बनाया करो, हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये प्लेनैरिटी को लूज कर देता है। दैट इज व्हाई दिस इज नॉन एरोमेटिक। और अगर रिंग 8 से बड़ी है तो पॉसिबिलिटी कभी है ही नहीं, कंपाउंड कभी भी एंटी एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता है। समझ में आ गई बात? ये सारे इनमें से कोई भी एंटी एरोमेटिक नहीं है, या तो नॉन है या फिर एरोमेटिक है। कैसे पता लगेगा? तो अच्छा, अब इसके लिए स्पेशल केसेस बता देता हूँ। अब ये 2 हाइड्रोजन अगर रिपेल कर रहे हैं और इनकी रिपल्शन हम हटा दें तो प्लेनैरिटी आ सकती है। तो एक तरीका है 10 एनिलीन वाले को एरोमेटिक बनाने का, और वो तरीका है इन दोनों को जोड़ दो। सॉरी, ब्रीजिंग करवा सकते हैं CH2 से। अब देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो अब ये 2 CH2 जो हाइड्रोजन रिपल्शन कर रहे थे वो एक कार्बन का बॉन्ड बन गए हैं 2। इसका मतलब अब ये कब सिस्टम जो है वो कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। जरूरी नहीं है तुम कार्बन से, ब्रीजिंग ऑक्सीजन से भी हो सकती है। यही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ऐसे कर दो, ब्रीजिंग ऑक्सीजन से भी हो सकती है, ब्रीजिंग NH से भी हो सकती है। कुल मिला के बात ये है, हाइड्रोजन को हटाना है और प्लेनैरिटी लानी है इसमें। प्लेनैरिटी इस तरीके से आएगी NH। तो ये तीनों के तीनों एरोमेटिक के एग्जाम्पल हैं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते ही है। इसके अलावा क्वेश्चन ये हो सकता है 12 एनिलीन। 12 एनिलीन तुम नाम सुनते समझ गए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो एंटी तो हो नहीं सकता, प्लेनैरिटी लूज करेगा। दैट इज व्हाई दिस इज नॉन एरोमेटिक। दिस इज 14, 4n+2 को फॉलो करता है, एरोमेटिक हो सकता है, हो सकता क्या है? होगा ही।
तो ये एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है। तो 14 वाला एरोमेटिक इस पे बहुत सारे क्वेश्चन तुम ऐसे देखोगे, इनको ऐसे जोड़ देते हैं बेटा, जोड़ने से प्लेनरिटी आने में हेल्प ही हो रही है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। दैट इज वाई ये कंपाउंड दे दिया तो भी क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड ही बना रहेगा। ये यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और बना सकते हैं और बोलेंगे अब बताओ, अब तुम इसको जोड़ लेते हो इस पाई इलेक्ट्रॉन को, तुम कहोगे सर ये हो गया है 14 + 2 16 और ये अब एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अब नॉन, लेकिन प्लेनरिटी लूज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब बीच में से ये कनेक्ट कर रहा है इन सबको, अब बीच में से कनेक्शन मारा रखा तो प्लेनरिटी तो रखनी पड़ेगी। और अगर प्लेनर भी रहा सर और डीलोकलाइजेशन भी रहा 16 इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज वाई एंटी एरोमेटिक इज द करेक्ट आंसर। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड इसको इन्वॉल्व करता ही नहीं है। दिस इज द मोस्ट स्पेशल पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड। ये इसको इन्वॉल्व करने से क्या हो रहा है भाई, पहले तो क्या होता था, उसके अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल इन दिस कंपाउंड, अब अगर इनके पास p ऑर्बिटल्स हैं और इसके पास भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इनके पास तो कोई रास्ता है नहीं कि डीलोकेशन हो ही जाता है इनके थ्रू, थोड़ा बहुत जितना भी होता है वैसे तो अवॉइड ही करते हैं ये चीज़, लेकिन इनके पास तो रास्ता है। ये इनको क्यों इन्वॉल्व करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन को, ये बस अपने आप ही रेजोनेंस में रहते हैं, ये इसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर पेपर में क्वेश्चन हो सकते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा डबल बॉन्ड है, ये वाला है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल किस पे ऐड करेगा, इसी पे होगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जब तुम रिएजेंट ऐड करते हो किस पे अटैक होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन जाता है। दिस इज नॉट एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, चाहे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी आ जाए। बात समझ आ रही है, इसको अवॉइड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इन्वॉल्व करना। अगर किसी को अपने साथ लेने से कंपाउंड में डिस्टेबलाइज होता है तो तुम क्या लेना चाहोगे, मैंने क्या बताया था, दिस केमिस्ट्री वर्क द वे वी डू, यानी कि हम अपनी लाइफ में जैसे डिसीजन लेते हैं वैसे ही कंपाउंड भी लेते हैं। हर कोई इंसान स्टेबल या फिर चाहता है कि लोअर एनर्जी में रहे, तो उसके लिए जब तक तरीके नहीं होते तो हमें भी कई लोगों के साथ काम करना पड़ता है जिनको हम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा रास्ता हो कि इसको अवॉइड करके भी हम अपने काम कर सकते हैं, तो हम पहला मौका मिलते ही उस आदमी को अवॉइड करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई ये कंपाउंड भी इसको अवॉइड कर देता है। ठीक है, अब इस कंपाउंड को देखो, दिस इज 14, दिस इज 16 कार्बन है, यानी कि 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो ये तो सीधा सीधा 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, तो एंटी तो हो ही नहीं सकता है। दिस इज नॉन, और कोई ऐसी कनेक्टिविटी बना भी नहीं रखी इसके बीच में कि इसको प्लेनर रहना ही पड़े। दिस इज 18 एनिलीन, 4n + 2 को फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा। दैट इज वाई दिस इज एरोमेटिक। दिस इज 20 कि 4n को फॉलो करता है, लेकिन एंटी तो हो नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा है, इसमें तो बहुत इजीली ट्विस्ट होकर ये प्लेन से इधर उधर हो सकते हैं। और क्योंकि प्लेन में रहने पे कोई खुशी थोड़ी मिल रही है इन्हें, एक तो प्लेन में रहो, ऊपर से एंटी एरोमेटिक कहलाओ, ये तो बदनामी वाली बात है। इसलिए चाहेंगे भाई हमें कुछ ऐसा लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एनिलीन्स मैंने बता दिया क्या होता है, मोनोसाइक्लिक सिस्टम होते हैं, अल्टरनेटिव पोजिशन 6 सिंगल या डबल बॉन्ड होंगे, और पेपर में क्वेश्चन होगा 8 एनिलीन 10, तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो बेंजीन जो है एनिलीन 6 बोल सकते हैं, और जो ये वाला कंपाउंड था जैसे एनिलीन 4 बोल सकते हैं इसको। मोनोसाइक्लिक भी है, अल्टरनेटिव पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड भी है। एनिलीन 6 होता है, एनिलीन 8 ये है COT। तो 4 से लेके 20 तक मैंने पढ़ा दिया एनिलीन, और तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए। देखो कैसे याद रखेंगे, जो भी 4 के मल्टीपल पे हैं, 4 एनिलीन, 8, 12, 16 और 20। 4 वाला एंटी रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 8 वाला एंटी नहीं होगा, मैंने बताया था 8 मेंबर्ड होते ही एंटी नहीं रहेगा। तो 8 के बाद ये वाले 8 एनिलीन, 12, 16 और 20, ये सारे कैसे हो गए हैं, नॉन। तो जो बाकी बचे हुए हैं कौन से हैं, 10, 14, 18। 10 में मैंने स्पेशल केस बता दिया है कि हाइड्रोजन की रिपल्शन की वजह से आउट ऑफ प्लेन, मैंने नहीं करा है आउट ऑफ प्लेन, तुम हमेशा मेरे को देखते हो ऐसी नजरों से। मैंने कहा है क्या रिपल्शन हो जाए, हमने जब इस मॉलिक्यूल को देखा ये प्लेनर है ही नहीं, तो हम सोचने लगे यार बाकी मॉलिक्यूल तो प्लेनरिटी को अचीव कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहा। फिर हमने इनके एक्सरेज या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से स्ट्रक्चर का आइडिया लगाया, तो वहाँ पे हमें हाइड्रोजन इंटरेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमने बता दिया भाई जो है, हमने तुम्हें बता दिया। हमने नहीं कहा कि ये दोनों हाइड्रोजन इसमें अट्रैक्ट करें, तुम सर इसके हाइड्रोजन इसके क्यों नहीं कर रहे, नहीं कर रहे होंगे, डिस्टेंस दूर रहा होगा, तुम्हारे बनाने से थोड़ी डिपेंड करता है, इसलिए मेरे से बहस मत किया करो चीज़ों पर। तो अब मैंने तुम्हें समझा दिया कि डायरेक्ट याद रख लो बेटा, इनके स्ट्रक्चर बनाने को पेपर में आएंगे नहीं, पहचान हम सकते ही हैं। 4 के मल्टीपल वाले में सिर्फ 4 जो है वो एंटी है,
बाकी सबके पास ऑप्शन है प्लेन से बाहर जाने का, तो वो नॉन है। अब बचे कौन सा 10, 12 और 10 वाले को मैंने बता दिया, अगर एरोमेटिक लाना ही है, तुम्हें ज़्यादा ही चाहते हो तो तुम्हारे पास ब्रीजिंग करने के तरीके हैं, उससे ला सकते हो प्लेन में। 14 वाला जो है स्पेशल केसेस मैंने बता दिया है, इसके डबल बॉन्ड पे आ सकता है, इनको जोड़ दोगे तो और प्लेनिटी आ रही, नहीं जुड़े होंगे तो भी एरोमेटिक है। इसके अलावा 18 वाला तो एरोमेटिक है ही, बात समझ में आ गई। ये है एनिलीन्स की स्टोरी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी, एक तो हमने एरोमेटिक 10 बाई इलेक्ट्रॉन्स तक देख लिया है, और अगर मोनोसाइक्लिक रिंग्स हैं इनमें स्ट्रिक्टली हकल्स रूल के बारे में हम की बेसिस पे सारे आंसर हम कर सकते हैं। कंपाउंड्स आर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स? यानी कि एरोमेटिक नाम में लिखा ही हुआ है तो एरोमेटिसिटी होगी, बट क्वासी वर्ड भी कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दैट मीन्स नॉर्मली देखने पर तुम्हें नहीं लगेगा कि ये एरोमेटिक है, जिसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें पहले भी दे चुका हूँ, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिसिटी के लिए साइक्लिक सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कॉन्जुगेशन में तुम्हें 3 p ऑर्बिटल खाली नज़र नहीं आएंगे। जैसे कि मैं इस कंपाउंड को पहले ही बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा इस पर सेम चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब बात यह है कि ये अपनी आयनिक फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये एरोमेटिसिटी अचीव कर लेते हैं। दैट मीन्स पहला पॉइंट अबाउट क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड इज दैट कि दे आर एरोमेटिक इन देयर आयनिक फॉर्म। और हम जानते हैं ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, तो ये अपनी आयनिक फॉर्म को अचीव करना चाहते हैं। दैट इज वाई दे कैन बिहेव एज एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरी बात, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ कंपाउंड लिख के देते हैं वो और बोलते हैं इनमें से बताओ कौन से का डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो उनका क्वेश्चन का आंसर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड को ही ढूंढना होता है। क्वेश्चंस करेंगे हर टाइप के। जब तक मैं सारे को चैप्टर कंप्लीट पढ़ाने के बाद सारे क्वेश्चंस की क्लास अटेंड ना कर लो, तब तक जीओसी कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू दिखाऊंगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस्ड हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा रहा हूँ तो मैं इन कंपाउंड्स को पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इनको सिखाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बजाय कि इनकी एप्लीकेशंस जो हम क्वेश्चंस के थ्रू बाद में कवर करेंगे। बाद में इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि जब हम फाइनली क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें सोचना पड़ेगा। पहले पूरी थ्योरी रिवाइज करेंगे जीओसी की, तब देखेंगे कहाँ इंडक्टिव इफेक्ट पड़ रहा है, कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, कहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है। वो एक साथ सोचने की एबिलिटी ही डेवलप करनी है, इसीलिए मैं एक टॉपिक पढ़ा के साथ साथ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। तो ऐसे कंपाउंड होते हैं क्वासी एरोमेटिक। तो बहुत फ्रीक्वेंटली जैसे मैंने बताया एरोमेटिक फॉर्म में जाना चाहते हैं, आयनिक फॉर्म में जाना चाहते हैं। इन पर कोई भी अगर तुम रिएजेंट ऐड करते हो, मान लो मैं HClO4 ऐड करता हूँ, तो हम जानते हैं इट्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड जो H+ आयंस डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम ये है, तो ये बहुत जल्दी H+ पे अटैक करके इस चीज़ को बनाना चाहता है OH पॉजिटिव, that will bring the aromaticity and ClO4 negative will balance the charge। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कहाँ कहाँ यूज होंगे वो सारी केमिस्ट्री इस बार तुम्हें समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? तो मैं अगर टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ क्वासी एरोमेटिक 3 टाइप के होंगे, या तो फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन। फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन से मेरा मतलब है दोनों ही हाइड्रोकार्बन है और इस तरीके से फ्यूज्ड है। क्या तुम्हें इसमें क्वासी एरोमेटिक की झलक नजर आती है? बिल्कुल आ सकती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये दोनों ही एरोमेटिसिटी को अचीव कर लेंगे। दैट इज व्हाई इट इज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी एरोमेटिक, याद रखना दोनों ही पार्ट एरोमेटिक होंगे तभी उस कंपाउंड को एरोमेटिक कहा जाता होगा। मान लो एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है, दूसरा एरोमेटिक बन रहा है, तो उसको हम क्वासी एरोमेटिक नहीं कहेंगे और ना ही वो इस तरीके से पोलराइज होना चाहेगा। यहाँ फायदा हो रहा है पोलराइजेशन से, इसमें भी डिलोकेशन से एरोमेटिसिटी आ रही है और इसमें भी आ रही है। ठीक है, और अगर सिंगल बॉन्ड इकट्ठा आ रहा है तो क्वेश्चन ये हो सकता है रोटेशनल बैरियर पर। रोटेशनल बैरियर जो है वो काफ़ी कम हो गया होगा। पेपर में ऐसे बना के नहीं देंगे, पेपर में तो ऐसे बना के देंगे और पूछेंगे रोटेशनल बैरियर किस में सबसे कम होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी डेवलप हो सकते हैं। दूसरी बात हो सकते हैं टाइप ऑफ क्वासिक में साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड के एग्जाम्पल कौन से हैं? ये रहे, बाकी और एग्जाम्पल भी अभी मैं तुम्हें दूंगा जब पढ़ाऊंगा। और तीसरा जो है वो है एज़्यूलिन। एज़्यूलिन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। इसमें 5 मेंबर्ड रिंग है और एक 7 मेंबर्ड रिंग है। देखने पे तुम्हें बिल्कुल भी एरोमेटिक नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये कैसे बनेगी तो हम आएंगे उसके पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप के क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड तो लिखो फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स।